बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन में हम बात करते हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियों की। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। दिल्ली स्थित एरो सिटी में आसियान में भारतीय मिशन द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एक मिलेट उत्सव का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। आसियान में भारतीय मिशन द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से आसियान भारत श्री अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, कृषि मंत्रालय के अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी एवं आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आसियान देशों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का मनाना भारत के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के भव्य आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टिकाऊ कृषि और पोषण सुरक्षा के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी की गहरी समझ, वैश्विक एजेंडा में श्री अन्न को सबसे आगे रखने में भारत की सक्रिय प्रगति के पीछे प्रेरणा शक्ति रही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव के साथ साथ भारत द्वारा इसकी अगुवाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाना खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण सुनिश्चित करने के लिए श्री अन्न के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण रहा है। हम अपने किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानें। श्री अन्न सिर्फ फसलें नहीं है, वे हमारे कृषि समुदाय के लिए आशा की किरण है, जो अनिश्चित जलवायु को स्थिरता प्रदान करते हैं और हमारे किसानों को अनुकूल पैदावार व सतत आय के साथ समर्थ बनाते हैं। अपनी न्यूनतम जल आवश्यकताओं, कम कार्बन फुटप्रिंट और सूखे की स्थिति में पनपने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध श्री अन्न सही मायने में जलवायु हितैषी फसलों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। भारत सरकार ने व्यापक अभियान प्रारंभ किए हैं
और सबके समर्थन से कुपोषण से निपटने, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के सतत प्रयास कृषि पद्धतियों को अपनाने के और बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न को बेहतर समाधान के रूप में स्थापित एवं लगातार प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलेट्स उप मिशन सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है। इस पहल में कई प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं, जैसे क्लस्टर फ्रंट, लाइन प्रदर्शन, पद्धतियों के बेहतर पैकेज की शुरुआत, संकर किस्म और उच्च उपज वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों का वितरण, विशेष रूप से HYB के प्रमाणित बीजों पर केंद्रित बीज उत्पादन, जैव उर्वरकता और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संयोजन, पौधों की सुरक्षा के लिए रसायन और खरपतवारनाशी मैनुअल स्प्रेयर का प्रावधान, साथ ही किसानों को स्प्रिंकलर जैसे जल अनुपयोग उपकरण की सुविधा। कृषि मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर देश में श्री अनाज के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के समय में हमारे किसान पारंपरिक खेती के साथ मछली पालन को भी अपना रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। मछली पालन से न सिर्फ हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि पोषण के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मछली पालन से जुड़ी कुछ बुनियादी बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। दाग या घाव नजर आए तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। आज के कृषि स्टार्टअप में हम आपको बताएंगे कि कैसे संगठन की शक्ति से जुड़कर हमारे किसानों का विकास हो रहा है। आज के युवा किसान, प्रगतिशील किसान एफपीओ से जुड़कर नई तकनीक तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ सरकार की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से नवाचार भी कृषि में देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं आज के हमारे कृषि स्टार्टअप से जुड़ी ये रिपोर्ट। मिलेट हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस होता है। इसीलिए हमारी खास पेशकश में माइक्रोग्रीन सीड किट है, जो आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी ट्राई कीजिए। एनएससी राष्ट्रीय बीज निगम के बीज अब आपके लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। आप ONDC माई स्टोर की वेबसाइट पर जाके हमारे सभी प्रकार के विभिन्न मिलेट्स के बीज, सब्जी के बीज, फल पौधों के बीज आप सभी हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। और आप सभी से निवेदन रहेगा, मिलेट्स के बीज आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, रागी, इन सभी के विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के बीज हमारे पास उपलब्ध हैं। आप अपनी नॉर्मल की रूटीन में, फूड रूटीन में इन्हें अपनाइए और इसके सेहत के फ़ायदे आप लाभ उठाइए। हमारा स्टार्टअप आधुनिक प्रोडक्ट्स जैसे चोको चिप कुकी, केक्स, ब्राउनीज़ वगैरह बनाता है बाजरा, जवार, रागी का इस्तेमाल करके। हम किसानों के साथ सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, उन्हें बीज देते हैं, वो हमारे लिए देसी अनाज उगाते हैं और वही अनाज की पिसाई से लेके पैकेजिंग तक नए प्रोडक्ट्स बनाना सब कुछ हम खुद करते हैं। ये कंपनी 3 विमेन फाउंडर, 3 महिलाओं द्वारा फाउंड की गई है, लोगों को दिखाने, उनको बताने कि कैसे देसी अनाज ना सिर्फ एक बहुत न्यूट्रिशियस चीज़ है, एक बहुत न्यूट्रिशियस अनाज है, बल्कि वो बहुत
टेस्टी भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। हमारे पास मिलेट्स के रेडी टू ईट आइटम्स और रेडी टू कुक आइटम्स भी है। जैसे कि रेडी टू ईट आइटम्स में हमारे पास नमकीन्स है, कुकीज़ है, एंड रेडी टू कुक आइटम्स में नूडल्स, पास्ताज हैं, और ये आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे। हमारी अपनी वेबसाइट है goldenmillets.com। हम लोग नेटिव रूट ब्रांड से हैं। हम गुड़गांव बेस्ड हमारा स्टार्टअप है। जैसे कि हमारा ब्रांड का नाम है नेटिव रूट्स, तो हम जितने भी हमारे जो नेटिव हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे पुराने लोग खाते थे, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, गुड़ हो गया, इनको यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे खुद के होम बेस्ड डेवलप प्रोडक्ट्स हैं, हमारी होम किचन से डेवलप किए हैं हमने। और हम इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट सेहत मतलब प्रोडक्ट टेस्टी हो, उसके साथ उनका सेहत का भी लोगों की ध्यान दिया जाए। सो हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे लड्डूज़ हैं, हमारे पास रागी का लड्डू है, सत्तू का लड्डू है। इन लड्डुओं में हम लोग रागी सत्तू यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई हम वाइट शुगर यूज़ नहीं करते, इसमें हम गुड़ यूज़ करते हैं, देन बादाम, मखाना, कोकोनट। तो हम ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट टेस्ट में और न्यूट्रिशियस हो काफ़ी। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मतलब हम लोग कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं, सारे नेचुरल हैं और काफ़ी टेस्ट में अच्छे हैं और काफ़ी न्यूट्रिशन का ध्यान दिया जाता है। हम लोग पिछले 2 सालों से, जब से ये सुनने में आया कि आने वाले 2023 को मिलेट वर्ष की घोषणा की जाएगी भारत सरकार के द्वारा भी और यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी, तो हमने लड्डू बनाने शुरू किए। क्योंकि बाज़ार में आप देख रहे होंगे कि लोगों को वैसे नॉर्मली मिठाई खाने की, मीठा खाने की या मीठा पीने की इच्छा होती है। तो मीठा क्या खाया जा सकता है? मिठाई खाई जा सकती है जो बाज़ार में मिलती है। और आप जानते हैं कि कितने फूड कलर्स हैं उसमें, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं और चीनी से भरपूर होते हैं वो। तो हमने उनको मिलेट में बनाना शुरू किया और हम उसमें गुड़ का या चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। उसमें या तो खजूर का इस्तेमाल होता है या उसमें शहद का इस्तेमाल होता है। और इस साल 2023 में मार्च में हमने ये सोचा कि जो कोल्ड ड्रिंक बाज़ार में मिल रहे हैं उन कोल्ड ड्रिंकों को क्या हम और हेल्दी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से कार्बोनेटेड ड्रिंक है, चीनी से भरपूर है, प्रिजर्वेटिव है, फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। तो हमने मिलेट का शरबत बनाया। तो हम 5 तरह के मिलेट के शरबत बनाते हैं, जिसमें कोडो मिलेट है, बर्नार्ड मिलेट है, फॉक्सटेल है और जवार और बाजरी है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। कृषि दर्शन में ब्रेक के बाद बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है।
ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जिससे सीधे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमारे किसानों को सोलर पंप मिल रहे हैं और उनके खेतों में सोलर पंप लग रहे हैं। इससे किसानों की ऊर्जा की पूर्ति भी होती है, साथ ही साथ वो पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था हमारा आज
आज का फार्मिंग इंडिया, जिसमें हमने आपको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आप हमारे ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।